तो बोलते हैं कि मतलब हेमंत सोरेन को फंसा दिया गया भाजपा की तरफ से, जानबूझकर एक आदिवासी नेतृत्व बन रहा था, उसको तंग करने के लिए ऐसा किया। क्षेत्र में सिर्फ हेमंत सोरेन की नीतियों का जो विरोध है वो कर रहे हैं या उनकी बुराई कर रहे हैं, या आपके पास कोई मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? गांडे के डेवलपमेंट के लिए कोई एजेंडा है? गांडे जो है, अगर हम लोग देखते हैं इतिहास इसका, तो ये गुरुजी का इलाका रहा, गुरुजी की कर्मभूमि रही, गुरुजी इस इलाके में रहे और आदिवासी और अल्पसंख्यक जो बहुल इलाका है, तो गुरुजी के इस क्रेज को आप कैसे पाट पाएंगे? क्या गुरुजी के परिवार से जो सीता सोरेन भी वर्तमान में भाजपा में गई है, वो आएगी प्रचार करने के लिए, या कुछ और आप लोग के पास प्लान है इस क्रेज को कम करने? भाजपा के कार्यकर्ताओं से हम लोग मिले हैं, नाम नहीं बताने बोला गया है, लेकिन उनका ये कहना है कि दिलीप वर्मा जी बाबूलाल मरांडी के बहुत करीबी रहे हैं और उनका फ़ायदा उनको इस टिकट में मिला है, क्योंकि पिछली बार जेवीएम से चुनाव लड़े थे और इस बार भाजपा से लड़ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी गए हैं तो वो जेवीएम के लोगों को टिकट दे रहे हैं, कई जगह पर ऐसा हुआ है। तो ऐसा कुछ है क्या, करीबी होने का फ़ायदा मिला है प्रतिस्पर्धी? भारत में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तमाम प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के अंदर लोकसभा चुनाव के साथ साथ एक उपचुनाव भी चल रहा है और जिस पे फोकस पूरे भारत की है, क्योंकि यहाँ जिस प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन कराया है वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, और उनके सामने जो प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से वो दिलीप वर्मा है। आपको जानकारी है कि किन परिस्थितियों में ये उपचुनाव हो रहा है? हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा है, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि उनके अपने मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में और कितनी तैयारी है और कितना ये आश्वस्त हैं अपनी जीत या बाकी चीज़ों की। तो पहले तो स्वागत है आपका जी। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से सादर प्रणाम, सभी को नमस्कार, जोहार। गांडे फिलहाल जो है पूरे देश के लिए हॉट सीट बना हुआ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ रही है, पूरा देश का नज़र है। आपके सामने ये लड़ाई कितनी समझते हैं या आप कैसे इसको देख? जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम आते हैं और जब चुनाव में हम आते हैं, तो चुनाव के समय भी और अन्य समय में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का मालिक जनता होता है और सबसे बड़ा जो है वो जनता है, उससे बड़ा कोई नहीं है। किसी का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का चेहरा होना एक अलग विषय है। हम एक साधारण कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और अपने ज़िले के नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक तथाकथित बहुत ही बड़े प्रत्याशी के सामने एक साधारण कार्यकर्ता को उनके सामने चुनौती देने का मौका हमें मिला है। अब रह गई बात, हम कैसा महसूस करते हैं, क्या स्थितियां हैं, इन सब विषयों पर देखिए। मुद्दे जो आप अभी कह रहे थे कि किन मुद्दों में, हमें तो लगता है कि मुद्दा पर चर्चा उनसे करना चाहिए जो आज प्रत्याशी बन करके यहाँ पर आई हुए हैं। उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि अभी जब आप क्षेत्र भ्रमण में लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं, अच्छी बात है, चुनाव है, करना भी चाहिए, लेकिन इन 4.5 वर्षों में उनकी सरकार ने झारखंड के लिए क्या क्या किया? आपके जितने वादे थे कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो मैं पूरे कायाकल्प कर दूंगा, इस पर उन्होंने कितने काम किए, एक आंकड़ा तो पहले देना ही चाहिए। आज हम देख पा रहे हैं कि पूरे झारखंड के साथ साथ वही कमोबेश स्थिति गांडे की है। हम सबसे पहले अगर युवा की बात करें तो आप सबों को याद होगा कि इन लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, पूरे राज्य को लगातार गुमराह करने का काम युवाओं के साथ में किया। कभी कुछ करते करते 4.5 वर्ष इनको लग गए कुछ वैकेंसियाँ निकालने में। अभी तक जो 2 वैकेंसी निकली, जग जाहिर है इसमें किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त रहा, यहाँ के युवाओं को किस तरह ठगा गया। 4.5 वर्षों में 2 वैकेंसी में दोनों वैकेंसियों का प्रश्न पत्र लीक होना, नौकरियों को सीधा कहीं बेचे जाने का काम ये राज्य सरकार ने किया है।
आज युवा जो युवा को इन्होंने भरोसा दिलाया था कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो 5 लाख नौकरियाँ दूंगा, नौकरी जब तक नहीं दे पाऊँगा तब तक बीए पास को 5,000 और एमए पास को 7,000 भत्ता दूंगा, और यह दोनों नहीं कर पाया तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दूंगा। आप समझ सकते हैं उन युवाओं के भविष्य का क्या होगा जिनका कि वैकेंसी का एक तय सीमा होता है, उम्र सीमा होता है। वैसे बच्चों का क्या होगा जिनका फिर से काम करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह तय है कि दिसंबर में आना तय है, जिन्होंने काम किया है। तब तक कई कैसे हमारे बच्चे होंगे, होनहार बच्चे होंगे जिसका उम्र सीमा समाप्त हो गया होगा, उनका भविष्य को अंधकार में रखने का काम किया। और यह मैं इसलिए भी दावे के साथ कर सकता हूँ कि आप याद करें भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से 19 तक थी। हमने देखा है, हमने देखा है गरीब के बेटे, गांव के बेटे जिनके पास कुछ नहीं था, उनके घर के बेटे दरोगा बने हैं। हमने देखा है उस गरीब के घर में शिक्षक बनते, हमने देखा है उस गरीब के घर में पंचायत सेवक, रोजगार सेवक बनते, हमने देखा है माताएं बहनों को सहिया दीदी, जल सहिया दीदी बनते। आज इन सारी व्यवस्थाओं को ये समाप्त करके आज मैंने जिन परिस्थिति में आज चुनाव हो रही है, आप बताइए महाराज, आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे हमें लगता है जो आप जेल की यात्रा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने लोग बोलते हैं कि मतलब हेमंत सोरेन को फंसा दिया गया भाजपा की तरफ से, जानबूझकर एक आदिवासी नेतृत्व ने कहा था, उसको तंग करने के लिए ऐसा किया गया। ऐसा है, आम आदमी, साधारण आदमी भी जानता है कि जब तक आप कुछ गलत नहीं करेंगे तब तक किसी की प्रशासन की हस्ती नहीं है कि आपको जेल के अंदर ले जाए। संवैधानिक संस्थाएं हैं और न्यायिक प्रक्रिया है। हेमंत जी को अगर लगता है या उनके लोगों को लगता है कि गलत तरीके से जेल ले जाया गया, आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह याचिका दी और बिना साक्ष्य के और साक्ष्य के अभाव में कानूनन प्रक्रिया जो होता है आप सबको सब पता है। अगर इनको गलत तरीके से कोई ले गए तो आपने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर किया, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर किया। अगर वैसा गलत होता, क्या कि कानून या तो हम कानून का किताब हम नहीं हैं और ना ही हम इसके विशेषज्ञ हैं, लेकिन आम साधारण चीज़ों को जो हम जानते हैं, इतना ज़रूर जानते हैं कि न्यायालय के सामने कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। अगर इनके में तनिक भी रति भर का भी निर्दोष होने का ये दिखता, भाव दिखता या मतलब कि साक्ष्य दिखता, तो 2 दिन पहले ही हमने देखा कि या 2 दिन 1 दिन पहले उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। तो लोगों का कहना और आम हमको समझना या कानून को समझना बड़ा साधारण चीज़ है और आम आवाम समझ रहा है कि इन्होंने किनके ज़मीन का भ्रष्टाचार किया। उस सेना का, जो सेना रात भर जगती है तो पूरा देश चैन से सोता है। वो सेना जो अपने सीने में गोली खाती है तो पूरा देश चैन से सोता है। वैसे सेना का ज़मीन का गोलमाल करके, भ्रष्टाचार करके इन्होंने खरीद बिक्री करने का काम किया है। इससे भी बड़ा अपराध हो सकता है क्या? इसके साथ साथ हम सभी ने देखा है जब वैकेंसी आई, परीक्षाएँ हुई तो उनके उनके करीबी लोगों के पास हजारों एडमिट कार्ड के मैंने कॉपी पाए गए उनके व्हाट्सएप मोबाइल पर। हमने यह भी देखा है कि माइंस का घोटाला किस तरह से मैंने उनके काली साया की तरह से इनके पीछे चल रहा है। वैसे लोग आज मैंने ये कहेंगे कि भाई हम ये 6 महीना में अपने गांडे विधानसभा का कायाकल्प कर देंगे, तो इससे हास्यास्पद गांडे की जनता के लिए वो तो समझ रही है, इससे हास्यास्पद उन लोगों का स्टेटमेंट और बयान कुछ नहीं हो सकता है। आप क्षेत्र में सिर्फ हेमंत सोरेन की नीतियों का जो विरोध है वो कर रहे हैं या उनकी बुराई कर रहे हैं, या आपके पास कोई मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? गांडे के डेवलपमेंट के लिए कोई एजेंडा? एकदम आपका जो प्रश्न है एकदम सही है। देखिए, अभी जो उपचुनाव है
इसमें मात्र 6 महीना या कार्यकाल जो कहिए कार्य करने का जो समय है ये मात्र 4 महीना होगा। 2 महीना तो फिर चुनाव में आचार संहिता में चला जाएगा। और इसको हमने सीधे रूप से हम आम जनता के बीच बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास लंबे वादे और मन कि लंबे भाषण देने का वक्त नहीं है। सीधा बहुत ही स्पष्ट हमने इनको जनता के बीच हमने कहा है और मैं कह रहा हूँ और उसके लिए संकल्पित भी हूँ कि हमारे पास 4 महीना नहीं और दिन नहीं, घंटों की हम बात करते हैं, कुल मिला के 4062 घंटे या कुछ समथिंग है जिसको हमें काम करने का अवसर मिलेगा। और ये एक एक घंटा गांडे की जनता के लिए समर्पित रहेगा, उनके सुख में दुख में। और उतने कम समय में मेरा यह प्रयास है कि गांडे की जनता यह महसूस करे कि यह व्यक्ति 4 महीना से नहीं लगभग 4 साल से हम सबों के बीच काम कर रहा है। अभी हम अगर लंबी सड़कें का वादा करें, हम अभी बड़े बड़े कामों की बात करें, तो अगर हम कुछ करवा भी लेंगे लेकिन उसका जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रिया होते होते उस समय बीत जाएगा, लेकिन वो काम दिखेगा लोगों के सुख दुख के साथ साथ इतने कम समय में जितना मैक्सिमम हो पाए। और हमें यह भी लगता है कि भाई इच्छा शक्ति हो तो इच्छा शक्ति में बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी आप जहाँ ये बैठे हुए हैं इस क्षेत्र में मैं 15 में मुखिया बना, शहर से सटा हुआ इलाका है, आप देख भी रहे हैं, चारों तरफ कालीकरण और पाकी सड़कें भी देख रहे होंगे, लेकिन आप पहले नहीं आए थे इसलिए यकीन भी नहीं कर पाएंगे। मैं मुखिया केवल यह कह के बनाता कि इसलिए एक बार मुखिया बना दो कि एक जनप्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा काम कैसे कर सकता है वो हमको दिखाने का एक अवसर मिल जाए। मेरे पूरे पंचायत का दुर्भाग्य था, शहर से सटा होने के कारण भी एक कहीं पक्की सड़कें नहीं थी। एक गिरिडीह से मैसमुंडा वाला है जो है वही मैंने की था, उसके अलावे जिसे आप घूसते तो सब मैंने की कच्ची सड़कों का आपका सामना होता। लोगों ने मेरे बातों का यकीन किया और यकीन मानिए आप कि हम अपने इच्छा शक्ति के अनुसार से कहे कि मुखिया के पास उतना फंड होता नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी काम करने की इच्छा हो तो काम रुकता नहीं है। हम मात्र 2.5 साल में अपने पूरे पंचायत में कालीकरण से लेकर के पुल पुलियों का निर्माण करवाने का काम किया। उस समय सौभाग्य मेरा क्या था कि उस समय राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सौभाग्य दूसरा मेरा ये हुआ कि यहाँ पे विधायक अपने थे, निर्भय शाहवादी जी भाजपा के विधायक थे। तो एक इसके बावजूद भी कई बार विधायक रहे, कई बार सांसद रहे, अपने भी रहे, पराये भी रहे। लेकिन अगर आपको लीड करने की इच्छा हो, काम करने की इच्छा हो, तो आप जनप्रतिनिधि को मोटिवेट करके आप काम करवा सकते हैं। हमने वो काम किया और वो इच्छा शक्ति आज भी जीवित है। और मुझे भरोसा है कि बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन आपको इस 4 महीने में भी अगर गांडे की जनता ने अवसर दिया तो इस 4 महीने को भी लोग मैंने दिल और दिमाग में याद भी रखने का काम। ये गांडे जो है अगर हम लोग देखते हैं इतिहास इसका, तो ये गुरुजी का इलाका रहा, गुरुजी की कर्मभूमि रही है, गुरुजी इस इलाके में रहे और आदिवासी और अल्पसंख्यक जो बहुल इलाका है। तो गुरुजी के इस क्रेज को आप कैसे पाट पाएंगे? क्या गुरुजी के परिवार से जो सीता सोरेन भी वर्तमान में भाजपा में गई है वो आएगी प्रचार करने के लिए, या कुछ और आप लोग के पास प्लान है इस क्रेज को कम करने? देखिए प्लान तो सब एक एक करके दिखता जाएगा, लोग आप महसूस भी करते रहेंगे, लेकिन रह गया जहाँ तक इलाके की बात करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ अंतरों से भारतीय जनता पार्टी हारी है, कभी कभी अपनी कुछ गलतियों से भी हारी है। और अगर ये 2 चुनाव को अगर आप छोड़ दें, आप उसके पहले के आंकड़ा आप देख लेंगे तो दिखेगा कि अंतर जो भाजपा का हारने का हमेशा से रहा है वो 1000-2000 का मार्जिन से आगे पीछे होने का रहा है। मतलब जो अंतर है, आप इस 2 चुनाव को देखेंगे तो वो अलग लगेगा, 19 और 14। आप इसके पहले चल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के 3 बार यहाँ
प्रतिनिधित्व दिए हैं, 77 में, 95 में, 14 में। 2014 में दो अच्छा मतों के साथ विजय हुई थी। 2019 में 14 से अधिक मत ला करके भी कई ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण पार्टी हारी। कई परिस्थितियां थी, तो हर समय चुनाव के समय स्थितियां बदलती हैं और कुछ कुछ कारणों से मैंने कि 19 में मैंने कि अधिक मत ला के 14 के बनिस्पत 19 में अधिक मत ला करके फिर पार्टी चुनाव हारी है। इस बार का जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, जो माहौल है, जनता के बीच जो भावना है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एक सोच है कि भाई मैंने इस बार एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतने का काम करेगी। आखिरी सवाल है, कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं से हम लोग मिले हैं, नाम नहीं बताने बोला गया है, लेकिन उनका ये कहना है कि दिलीप वर्मा जी बाबूलाल मरांडी के बहुत करीबी रहे हैं और उनका फ़ायदा उनको इस टिकट में मिला है, क्योंकि पिछली बार जेवीएम से चुनाव लड़े थे और इस बार भाजपा से लड़ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी गए हैं तो वो जेवीएम के लोगों को टिकट दे रहे हैं, कई जगह पर ऐसा हुआ है। तो ऐसा कुछ है क्या, करीबी होने का फ़ायदा मिला प्रतिशत? भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय नहीं राष्ट्रीय पार्टी है और यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राजद हो, सपा हो, जैसे कई क्षेत्रीय दल हैं जो व्यक्ति की पार्टी है। संगठन व्यक्ति का होता है, भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये संगठन है और जो भी निर्णय आता है, आपके क्रियाकलाप, आपके क्षेत्र में काम करने का तरीका, लोगों की बीच आपकी पकड़, और कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरा टीम इस पर मतलब कि अपनी बातों को रखते हैं। उसके बाद जाकर के यह निर्णय कौन प्रत्याशी कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे। इसलिए यह सब हो सकता है कि कार्यकर्ताओं का अपना अपना भाव होता है, इस पर बहुत कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्तिवादी अगर होते, भारतीय जनता पार्टी भी व्यक्तिवाद हो जाएगा, तो इन्हें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने का और मैंने कि होने का गर्व समाप्त हो जाएगा। क्षेत्र घूम रहे हैं आप, तो क्या लगता है आपको, क्या जनता चाहती है, क्या रुझान है आपके? जनता देखिए बड़ा आक्रोश है इस विषय को लेकर के। अभी आप देखिए सरफराज अहमद जी, मान लीजिए ठीक है, जिन परिस्थितियों में वो हेमंत जी जेल गए, तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब अभी क्या मतलब कि अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं कि नहीं, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आज क्या झारखंड में मुख्यमंत्री है कि नहीं है? मुख्यमंत्री हैं, चंपई सोरेन हैं। तो इस चीज़ का लोग जो चर्चा करते हैं बड़ा हास्यास्पद लगता है। यही परिवारवाद की प्रकाष्ठा है। क्या कोई गरीब का बेटा अगर आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है तो सोरेन परिवार को ये नहीं पच रहा है क्या? इस 6 महीना में क्या वहाँ अपने एक परिवार से बाहर जाना उनको नहीं पसंद है क्या? परिवारवाद की प्रकाष्ठा इसी को कहते हैं। जब चंपई सोरेन है, बढ़िया नेता हैं, लगातार अपने क्षेत्र से जीतते आए हैं, तो इन लोगों का अंदरूनी मामला है, लेकिन राज्य को एक सोचने का विषय है। तो वो तो मुख्यमंत्री हैं, हैं और रहेंगे। तो फिर भाई मैंने कि वो हैं और रहेंगे, तो यहाँ पर हम एक आपसे पूछना इतना ही चाहते हैं कि सरफराज जी को इतना क्या हड़बड़ी था? रिटायरमेंट लेने गए, 1 साल गांधी की जनता को 1 साल को धोखा दे करके 6 साल का ये रिटायरमेंट लेने के लिए राज्यसभा गए। क्या ये मैंने कि जनता नहीं समझ रही क्या? तो इन सब चीज़ों को देखा जाए। हमारे साथ दिलीप वर्मा थे, जो भाजपा से गांडे जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ के प्रत्याशी हैं। बातें उन्होंने कही हैं, बाकायदा जो सवाल था हमने पूछा है। देखते हैं आगे इस चुनाव का जो परिणाम है वो क्या होता है। मिलते हैं फिर आपसे। जो है।